फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे भारत में भ्रष्टाचार के प्रकारों पर, या भारत में जो विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार के बारे में। किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से भ्रष्टाचार पाया जाता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में। राजनीतिक दलों एवं नेताओं द्वारा सत्ता प्राप्त करने, वोट प्राप्त करने एवं पदों पर बने रहने के लिए भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया जाता है। चुनाव के लिए ये उद्योगपतियों एवं व्यापारियों से चंदा लेते हैं, बदले में उन्हें परमिट, राजनीतिक संरक्षण, वस्तुओं का संग्रह करने एवं मूल्य वृद्धि की छूट देते हैं। सरकारी कर्मचारियों का चयन, उनका स्थानांतरण, अपदस्थ करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए राजनेताओं का सहारा लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के ठेके प्राप्त करने एवं सरकारी विभागों में अपने माल को बेचने के लिए राजनेताओं को भारी रकम रिश्वत के रूप में दी जाती है। दल बदल एवं भाई भतीजावाद भी राजनीतिक भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। कई सरकारी अधिकारी परमिट देने, ठेका देने, पदों पर चयन करने व स्थानांतरण करने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं। पुलिस विभाग में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कई बार ईमानदार पुलिस अधिकारियों को भ्रष्ट लोग तरह तरह से परेशान करते हैं। चुनाव प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार पाया जाता है, जैसे पोलिंग बूथ पर कब्जा कर लेना, जाली मतदान, पैसा एवं शराब का वितरण कर वोट बटोरना, मतदान के समय मारपीट एवं पुलिस के सहयोग से लोगों को डराना धमकाना आदि। ये विभिन्न प्रकार का भ्रष्टाचार है जो राजनीतिक क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। किस प्रकार से नेता अपने वोट बटोरते हैं, पैसे और शराब का सहारा लेते हैं, जाली मतदान करवाते हैं, पुलिस का जो सहयोग लेते हैं लोगों को डराने धमकाने में, उसके द्वारा भी वो वोट को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। ये राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। दूसरा है व्यापार के क्षेत्र में भ्रष्टाचार। इसके अंतर्गत हम अनेक तरीके जो हैं वो भ्रष्ट देख सकते हैं, जैसे मिलावट करना, अनुचित लाभ कमाना, वस्तुओं का संग्रह करना, मूल्य वृद्धि, चोरी छिपे माल बेचना, बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करना, काला बाजारी करना, आय छिपाना, टैक्स की चोरी करना, झूठी एवं फर्जी फर्मों के नाम पर परमिट प्राप्त करना आदि। ये सारे भ्रष्टाचार हैं जो हमें व्यापार के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और ये सारे कार्य व्यापारी लोग राजनीतिज्ञ एवं प्रशासकीय अधिकारियों के सहयोग से ही कर पाते हैं। शेयर घोटाला इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। अब जो इसी क्षेत्र में काला धन जिसे हम कहते हैं, उस काला धन के बारे में हम चर्चा करें तो काला धन भी भ्रष्टाचार का ही एक विशिष्ट स्वरूप है। काला धन एक आर्थिक व सामाजिक समस्या है। यह समाज में असमानता और निराशा पैदा करता है और समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी करता है। काला धन वह आय है जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है। किसी भी देश में काला धन कितना है, इसकी वास्तविक गणना करना एक कठिन कार्य है। इसका केवल एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है। योजना आयोग के अनुसार देश में वर्तमान में 70,000 करोड़ रुपए काले धन के रूप में है और प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए काले धन के रूप में बढ़ते हैं। विद्वानों का मत है कि देश में धन का 26% भाग काला धन है, जबकि अमेरिका में केवल 8% भाग ही है। तो ये एक गणना है, अनुमान है कि किस प्रकार से काला धन पाया जाता है। प्रोफेसर काल्डोर के अनुसार भारत में 1953-54 में 600 करोड़ रुपए का काला धन था। वाचू कमेटी ने 1965-66 में 1000 करोड़, 1969-70 में 1400 करोड़ रुपए का काला धन होने का अनुमान लगाया था। तो ये केवल एक अनुमान है जिसके आधार पर हमें यह पता लगता है कि कितना काला धन देश में पाया जाता है।
देश में काला धन को जन्म देने के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं, जैसे अव्यवहारिक कर नियम, आबकारी कर की विभिन्न दरें, नियंत्रण की नीति, कोटा व्यवस्था, वस्तुओं का अभाव, मुद्रास्फीति और चुनाव। ये कुछ उत्तरदायी कारण हैं जो काले धन के लिए जिम्मेदार हैं। काला धन सरकारी खजाने पर बुरा प्रभाव डालता है, समाज में विषमता को बढ़ाता है और आर्थिक विकास की योजनाओं को निष्फल करता है। यह समाज में अपराधों को जन्म देता है और ईमानदार लोगों में निराशा पैदा करता है। काले धन को समाप्त करने और उसे सफ़ेद धन में परिवर्तित करने के लिए सरकार ने समय समय पर कई योजनाओं की घोषणा की तथा काला धन घोषित करने के अवसर भी प्रदान किए हैं। कर की दर को कम करके भी काले धन की वृद्धि को रोका जा सकता है। साथ ही प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोककर तथा सरकारी नियंत्रण को उदार बना करके भी काले धन की वृद्धि को रोका जा सकता है। तो ये दूसरा बिंदु है हमारा, जो भ्रष्टाचार का क्षेत्र व्यापार के क्षेत्र में व्यापारी लोगों में देखने को मिलता है, उसके बारे में अभी हमने चर्चा की। तीसरा है श्वेत वसन अपराध। इस श्रेणी में उच्च वर्ग के व्यक्ति जैसे उद्योगपति, वकील, न्यायाधीश, प्रशासक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्राध्यापक आदि आते हैं, जो अपने व्यवसाय के दौरान भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं। नेक्स्ट है संगठित अपराध। कई लोग भ्रष्टाचारी गतिविधियों के संचालन के लिए संगठन का निर्माण करते हैं और योजनाबद्ध रूप से धन कमाने के लिए कानून की अवहेलना करते हैं। नेक्स्ट क्षेत्र है शैक्षणिक क्षेत्र, जहाँ पर हमें शैक्षणिक भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। परीक्षा में नकल करवाना, पेपर आउट करवाना, अंक बढ़ाना, ट्यूशन के लिए छात्रों को मजबूर करना, कम वेतन देकर अधिक पर हस्ताक्षर करवाना आदि शैक्षणिक भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं, जो हमें शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला हमारा क्षेत्र है पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार निवारण के संदर्भ में जितने भी आयोग गठित किए गए, उन सभी ने पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पुलिस के पास अपराध से संबंधित अनेक अधिकार हैं, जिनका पुलिसकर्मी कई बार दुरुपयोग भी करते हैं। वेश्यावृत्ति, जुआ, चोरी, मद्यपान, कालाबाजारी, स्मगलिंग एवं विभिन्न प्रकार के अपराधों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त होता है। कई बार तो डकैती तक में उनका हाथ होता है। पुलिस को घूस देकर अथवा उनका निश्चित हिस्सा देकर लोग खुलेआम भ्रष्टाचार में लगे होते हैं। ऐसे व्यक्ति कानून की गिरफ्त से साधारणतः बच जाते हैं। पुलिस को भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। तांगा एवं रिक्शा चालकों से लेकर करोड़पतियों तक में फैले भ्रष्टाचार को पुलिस का संरक्षण प्राप्त होता है। तो ये पुलिस विभाग है, वह क्षेत्र है जिसे हम पुलिस क्षेत्र में भ्रष्टाचार कहते हैं, या भ्रष्टाचार का एक प्रकार है जो पुलिस विभाग में पाया जाता है। नेक्स्ट है न्यायालयों में भ्रष्टाचार। आज न्यायिक क्षेत्र भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं रहा। मुकदमे की तारीख बदलवाना, झूठी गवाही देने, अपने पक्ष में निर्णय करवाना, कानूनों का समुचित रूप से पालन न करना, श्रम कानूनों का उल्लंघन करना आदि के लिए न्यायाधीश एवं संबंधित लोगों को घूस दी जाती है। न्याय के क्षेत्र में घूस देने का एक दिलचस्प उदाहरण सामने आया है। एक व्यक्ति न्यायाधीश कक्ष में प्रवेश करने लगा तो वहाँ के कर्मचारी ने उसे रोका और वहाँ पर लगी गांधी जी की एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए इशारा किया। इस फ़ोटो में गांधी जी एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए बताए गए थे। नौकर ने कहा, कमरे में घुसने की फ़ीस 5 रुपये है। देखो, स्वयं गांधी जी अपने हाथ से 5 रुपये देने का संकेत कर रहे हैं। देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी पर उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के कारण संसद में महाभियोग लगाया गया। उन पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि संसदीय समिति ने तो कर दी, फिर भी महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। इससे स्पष्ट है
कि जब देश में प्रमुख नेता ही भ्रष्टाचार का समर्थन करें तो देश से भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से हमें न्यायालयों में भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वायत्त शासनों में भ्रष्टाचार। पंचायत एवं नगर पालिकाओं में भी जो स्वायत्त शासन की संस्थाएं हैं उनमें भ्रष्टाचार पाया जाता है। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले नगर परिषद एवं पंचायत के अधिकारियों को घूस देकर अपने नाम करा लेते हैं। सफाई, व्यापार, चुंगी निर्माण, शिक्षा आदि से संबंधित नगर पालिकाओं के विभागों में भ्रष्ट तरीकों से लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। इस प्रकार से जो स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाएं हैं जैसे पंचायतें और नगर पालिकाएँ, इनमें भी हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। कई बार तो सरकारी भूमि पर भी अवैध कब्जा कर लिया जाता है और इसके पीछे इन संस्थाओं में कार्यरत जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वे होते हैं क्योंकि वो उनके नाम उस सरकारी भूमि को कर देते हैं। अगला है धार्मिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार। धार्मिक क्षेत्र में भी कई रूपों में भ्रष्टाचार पाया जाता है। लोग मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, अनाथालय, गौशाला आदि बनवाने के लिए चंदा वसूल करते हैं और चंदे की रकम हड़प जाते हैं। धार्मिक स्थानों पर पंडित, पुजारियों एवं महंतों द्वारा मादक द्रव्य व यौन अनाचार से संबंधित भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार। सामाजिक क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार के कई रूप हमें देखने को मिलते हैं। दहेज प्राप्त करने एवं दहेज जुटाने हेतु अवैध यौन व्यवहार, सार्वजनिक निर्माण कार्य, अस्पृश्यता जिसे हम छुआछूत भी कहते हैं, शराब एवं मादक द्रव्यों का प्रयोग करना आदि से संबंधित भ्रष्ट तरीकों को अपनाया जाता है और इसके लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा रकम भी वसूल की जाती है। अगला है चिकित्सा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार। चिकित्सा के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार पाए जाते हैं, जैसे अवैध गर्भपात के लिए पैसे लेना या भ्रूण हत्या, नकली दवाइयों का निर्माण, इलाज एवं ऑपरेशन के लिए अधिक रकम लेना, किसी विशेष कंपनी की दवाइयों की बिक्री हेतु दवा कंपनियों से पैसा लेकर सांठ-गांठ करना, झूठे बीमारी एवं मारपीट में चोट आ जाने संबंधी प्रमाण पत्र देना आदि। ये चिकित्सा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। वहाँ पर भी हमें अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ठेके के क्षेत्र में भ्रष्टाचार। ठेकेदारों द्वारा भी सार्वजनिक निर्माण कार्य में भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं। सीमेंट में अधिक रेत मिलाकर वे खूब पैसे कमाते हैं। उनके द्वारा बनाए गए मकान, पुल एवं सड़कें समय से पूर्व ही नष्ट हो जाते हैं। ठेके प्राप्त करने के लिए इंजीनियर से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक को घूस दी जाती है। ये विभिन्न क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का भ्रष्टाचार उस क्षेत्र से संबंधित पाया जाता है। भारत में राजीव गांधी के शासनकाल में बोफोर्स तोप एवं पनडुब्बियों के खरीदने में करोड़ों रुपया दलाली के रूप में दिए जाने का मामला संसद में उठा, किंतु आज तक यह पता नहीं लगाया जा सका कि दलाली की यह भारी रकम किसने ली। इस प्रकार जब देश में सुरक्षा का क्षेत्र ही भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है तो भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात हास्यास्पद सी लगती है। इसके अतिरिक्त शेयर घोटाला, हवाला कांड, आवास घोटाला, हर्षद मेहता द्वारा बैंक घोटाला, चारा घोटाला, यूरिया घोटाला, झारखंड घोटाला, मंडी हाउस घोटाला, रक्षा सौदों में घोटाला, पंजाब लोक सेवा आयोग में नियुक्तियों संबंधी घोटाला, राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन संबंधी घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला आदि ये बताते हैं, ये सिद्ध करते हैं कि देश के शीर्ष स्थानों पर बैठे राजनेता एवं जिम्मेदार व्यक्ति किस प्रकार से देश में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन सब मामलों में सामान्य व्यक्ति का राजनेताओं एवं शीर्ष अधिकारियों से विश्वास उठता है।
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहराई तक पहुंच गई हैं कि जन सामान्य का राजनीतिज्ञों नौकरशाहों से विश्वास उठ गया है। राजनीतिज्ञ, नौकरशाह और ठेकेदारों के गठजोड़ ने एक संगठित तंत्र बना लिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसने सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमा रखी हैं। आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक प्रशासन, स्वायत्त शासन आदि कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। इस प्रकार जो भी क्षेत्र हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, यहाँ तक कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार पाया जाता है। तो ये भ्रष्टाचार के विभिन्न उदाहरण हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार पाया जाता है। भारत में भ्रष्टाचार के विभिन्न प्रकार हैं। किस प्रकार का भ्रष्टाचार भारत में पाया जाता है, इस सब पर आज हमने चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।